आज हम साम्राज्यवादी चोल और उसकी उपलब्धियां। तो चोल कौन थे? चोल वंश के इतिहास के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है? उनके स्रोत, इसमें पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख और सिक्के। इसके बाद साहित्यिक स्रोत, चोल वंश की प्राचीनता के बारे में और राजनीतिक इतिहास क्या रहा चोलों का। जैसा कि हमने पहले चालुक्य और पल्लवों के बारे में जाना, दक्षिण भारत में किस प्रकार उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कराया और एक अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसी प्रकार से चोल वंश का भी अपना एक प्राचीन गौरव रहा है। तो चोलों ने जो इसके चोल वंश के शासक हुए हैं, उन्होंने अपने समय में एक तो अच्छा शासन प्रबंध स्थापित किया और अपनी सेना के आधार पर विजय प्राप्त की। तो चोलों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके जो स्रोत हैं वो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और सिक्के प्रमुख रूप से हैं और साहित्य में विभिन्न विद्वानों की रचनाएं, बौद्ध ग्रंथ, मेगास्थनीज और महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। तो पहले हम समझेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में चोल वंश के इतिहास को जानने के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध होती है। इस सामग्री को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक मतलब पुरानी चीजों के माध्यम से जिनकी जानकारी प्राप्त हो, जो सहयोग दे, उनको पुरातात्विक स्रोत। और ग्रंथ, विभिन्न विद्वानों द्वारा रचे गए या लिखे गए ग्रंथों के माध्यम से जो जानकारी प्रदान करें, वो साहित्यिक स्रोत। तो चोलों की साहित्य जानकारी, चोल वंश के बारे में, चोल डायनेस्टी के बारे में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत को भी दो भागों में बांट सकते हैं, अभिलेख और सिक्के। तो पहले हम देखेंगे अभिलेख। चोल वंश को जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन अभिलेख है। इन अभिलेखों में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं। और सर्वप्रथम राज प्रथम ने इस प्रथा को प्रारंभ किया। मतलब राज जो प्रथम है, इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है, उसने इस प्रथा को प्रारंभ किया। चोल शासकों के संबंध में बहुत सारे अभिलेख महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1, लीडन दानपात्र अभिलेख। लीडन दानपात्र अभिलेख, इससे राज प्रथम के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तंजौर का अभिलेख भी राज प्रथम का ही अभिलेख है, तंजौर का अभिलेख। नंबर 2, तिक्कबाल गांडू दानपत्र अभिलेख से भी राजेंद्र प्रथम की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा अभिलेख है? तिक्कबाल गांडू दानपत्र अभिलेख, इससे राजेंद्र प्रथम की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 3, करंदय दानपत्र अभिलेख। करंदय दानपत्र अभिलेख भी राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उनके शासन काल के बारे में बताता है कि राजेंद्र प्रथम की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। कौन सा अभिलेख? करंदय अभिलेख। इसके बाद नंबर 4, तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख से राज तृतीय की जानकारी मिलती है। तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? राज तृतीय की जानकारी मिलती है। और मणिमंगल अभिलेख से हमें राजाधिराज प्रथम की, राजाधिराज जो बाद में शासक हुआ है इसी वंश में, चोल वंश में, तो उसकी जानकारी और लंका विजय की भी जानकारी प्रदान करता है मणिमंगल अभिलेख। इसके बाद सिक्के। तो सिक्के कौन से? चोल शासकों ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए।
सामान्य रूप से ये सिक्के दो प्रकार के होते थे, ठीक है। एक में सिक्के दोनों ओर चोल प्रतीक चीता है, एक प्रकार के सिक्के हैं उनमें दोनों ओर क्या छपा हुआ है, चीता, जो किसका प्रतीक है, विजय का, तथा राजा का नाम भी लिखा जाता है। दूसरे जो सिक्का है दूसरे प्रकार का, उसमें श्रीलंका के प्रकार का है, ये दूसरा सिक्का जो है श्रीलंका के प्रकार का है। श्रीलंका के प्रकार का सिक्का राजराज प्रथम के काल में जारी किया गया था। कब? राजराज प्रथम के काल में, शासन काल में जारी हुआ। ये श्रीलंका के प्रकार का जो सिक्का है। धवलेश्वर में स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए। धवलेश्वर में चोल वंश के बहुत सारे सोने के सिक्के भी विशाल मात्रा में मिले हैं, जो चोल वंश के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं जिससे चोल वंश के बारे में पता चलता है? 10वीं या 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय शैववाद की सैद्धांतिक पुस्तकों को नंदी ने कुछ आधुनिक रूप से व्यवस्थित किया था। वह पहला जीवन चरित्र लेखक था नंदी अंडार। उसके ग्रंथों को ही 12वीं शताब्दी में कुलोत्तुंग द्वितीय के समकालीन शेखर के तिरुतोंदर पूर्णम का आधार माना जाता है। तो शेखर के तिरुतोंदर पूर्णम का आधार माना जाता है। और प्रिय पूर्णम का वैष्णव संस्करण दिव्य सूरी चरित्र गुरु परंपरा ई है। और कलिंग तुष्पणी में चोल वंश की महत्वपूर्ण, यानी कलिंग तुष्पणी में चोल वंश की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चीनी ग्रंथों से भी चोल वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है कि चोल वंश में किस प्रकार का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन था। उस समय के जो शासक थे वो किस प्रकार से शासन कर रहे थे और उनके क्या दृष्टिकोण रहा और किस प्रकार से उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तो चीनी ग्रंथों से भी चोलों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। अरब यात्री, मुस्लिम इतिहासकार मार्को पोलो जैसे प्रारंभिक यूरोपीय यात्रियों ने भी चोलकालीन दक्षिण भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, मनोरंजन यानी जानकारी प्रदान की है। तो इसमें देखो चीनी यात्री, अरब यात्री, मुस्लिम इतिहासकार और मार्को पोलो, जिन्होंने अपने विवरण में चोलों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। दक्षिण के बारे में मनोरंजन जानकारी थी। बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ में महावंश में परांतक की पांड्या विजय, यानी एक शासक हुआ परांतक चोल वंश में, उसकी कौन सी विजय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? पांड्या विजय तथा राजन प्रथम की लंका विजय का वर्णन किसमें मिलता है? महावंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश में परांतक की पांड्या विजय तथा राजन प्रथम की लंका विजय का वर्णन मिलता है। चोल वंश की प्राचीनता, चोल वंश की प्राचीनता के बारे में क्यों, मतलब कितना पुराना है चोल वंश, उसके बारे में भी बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। मतलब चोल कौन थे और इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कर्नल जैरिन लेकिन इसके बारे में बताते हैं कि कर्नल जैरिन ने चोल शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कोल प्राचीन दक्षिण भारत के रहने वाले काले रंग के प्राप्त आर्य लोगों के लिए प्रयोग होता था। तो चोल यानी कोल, इसका मतलब कोल से ही चोल बन गया। और विद्वानों मतभेद है, पर कर्नल जैरिन ने जो अपना एक विवरण प्रस्तुत किया है उससे भी लोग इतिहासकार सहमत नहीं है। कोल प्राचीन दक्षिण भारत में रहने वाले काले रंग के प्राप्त आर्य लोगों के लिए प्रयोग होता था। श्री परिमेल नगर चोलों को पांड्या तथा चेर वंशों के समान एक अति प्राचीन व प्रसिद्ध राजवंश मानते हैं। कौन?
श्री पर्वे नगर। ये मानते हैं कि जो चोल वंश है वो पांड्या चेर वंशों के समान ही अति प्राचीन राजवंश है। महाभारत में भी चोल जाति का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि चोल जाति कितनी मतलब प्राचीन है। मैगस्थनीज ने भी इसका विवरण प्रस्तुत किया है, चोल जाति के बारे में उल्लेख किया है। संगम साहित्य में मतलब संगम साहित्य में भी चोलों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य से हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं राजनीतिक इतिहास क्या रहा चोलों का। तो चोलों का राजनीतिक इतिहास मतलब इस वंश की स्थापना किसने की, इसके कौन कौन से राजा हुए और उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, और चोल वंश का पतन के क्या कारण रहे, और चोल वंश का अंत किन्होंने किया, तो उसके बारे में देखेंगे। 9वीं शताब्दी के मध्य में चोलों का पुनः अभ्युदय तो होता है। एक बार शक्ति मतलब डेमोलाइज हो जाती है, पर इसके बाद क्या है, 9वीं शताब्दी के मध्य में चोलों का पुनः अभ्युदय तथा उनकी शक्ति का बनना दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। 9वीं शताब्दी के मध्य में विजयालय नामक सरदार ने, ध्यान दें, विजयालय नामक सरदार ने, जो उस समय पल्लवों का सामंत था, किसका, पल्लवों का, चोल वंश की स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। तो इसका श्रेय किसको जाता है, विजयालय को, जिसने क्या चोल वंश की स्वतंत्र राज्य की नींव डालता है। विजयालय ने पल्लव व पांड्यों के बीच चल रहे संघर्ष का लाभ उठाते हुए चोल मंडल को पल्लवों की अधीनता से मुक्त कराया। तो पल्लवों का किसका अधिकार था, चोल मंडल पर, जिसको उससे मुक्त कराया, किसने, विजयालय ने। तंजौर पर भी अधिकार करके उसने अपनी राजधानी बनाया, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम राजा बना। विजयालय की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र जो था आदित्य प्रथम शासक बनता है। उसने 1871 ईस्वी से 907 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक, 907, 1871 में वह शासक बनता है और 907 ईस्वी तक शासन वह करता है। गंग वंश के पृथ्वीराज द्वितीय ने आदित्य प्रथम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गंग वंश के पृथ्वीराज द्वितीय जो थे उन्होंने क्या किया, आदित्य प्रथम की अधीनता स्वीकार की, और आदित्य ने अपने वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी अपनी शक्ति को काफी बढ़ाया था। उसने राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय पुत्री के साथ विवाह किया, और आदित्य प्रथम के बाद उसके पुत्र, जब आदित्य जो प्रथम के बाद कौन शासक बनता है, उसका पुत्र परांतक प्रथम। आदित्य प्रथम का पुत्र कौन है, परांतक प्रथम ने 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन किया। उसने दक्षिण में पांड्या राज को भी जीत लिया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है परांतक प्रथम की। परांतक ने बानों और बैटुंबों को भी पराजित किया था। कृष्ण तृतीय से परांतक पराजित हुआ। ये एक बहुत बड़ी घटना है कि कृष्ण तृतीय जो है वो परांतक को संघर्ष में पराजित कर देता है, जिससे क्या होता है कि राज्य ही पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और 955 ईस्वी के आसपास परांतक की मृत्यु भी हो जाती है। तो परांतक की मृत्यु होते ही क्या होता है कि चोल वंश जो है वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, चोल राज्य, क्योंकि फिर इसके बाद कोई इसको संभालने वाला एकदम उतना योग्य नहीं हुआ। चोल वंश की सत्ता को पुनर्जीवित स्थापित करने का श्रेय फिर किसको जाता है, राजराज प्रथम को। तो राजराज प्रथम क्या करते हैं, पुनः चोल वंश की सत्ता को स्थापित करते हैं। वह 985 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने 30 वर्ष तक शासन किया।
30 वर्ष तक कौन करता है शासन? राजराज प्रथम। चोल राज्य का सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र है? राजराज प्रथम का, वो राजा बनता है और जिसने 1044 ईस्वी तक शासन किया और राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम चोल राज्य का शासक बनता है। उसने 8 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष। और अंत में 13वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में पांड्यों ने चोल वंश का अंत कर दिया था। तो इस वंश का अंत कब होता है? 13वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में पांड्यों ने चोल वंश का अंत कर दिया। तो इस प्रकार हम देखा किस चोल वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं। पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा अभिलेख और सिक्के कि किस प्रकार से उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेखों में लीडर दान पात्र अभिलेख जो राजराज प्रथम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फिर इसके बाद देखा तिरुबालगांडू दान पात्र अभिलेख जो राजेंद्र प्रथम की जानकारी प्रदान करता है। फिर इसके बाद करंदे दान पात्र अभिलेख जो राजेंद्र प्रथम के शासन के बारे में बताता है। तिरुवेंदुपुरम अभिलेख जो राजराज तृतीय की जानकारी प्रदान करता है। और मणिमंगलम अभिलेख जो उसकी राजाधिराज प्रथम की और लंका विजय की जानकारी प्रदान करता है। सिक्कों में सोने चांदी तांबे के सिक्के इन शासकों द्वारा चलवाए गए और इन सिक्कों की विशेषता ये रही है, 2 प्रकार की विशेषता है। 2 प्रकार के सिक्के थे, तो एक पर तो चीता और राजा का नाम और दूसरे थे सिक्के लंका में जिस प्रकार से सिक्के चलते थे उस प्रकार के सिक्के हैं। और धवलेश्वर में चोल वंशीय जो है स्वर्ण सिक्के बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं जो चोल राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोत देखें तो इसमें हमने देखा बौद्ध ग्रंथ के महावंश और मार्को पोलो चीनी ग्रंथ व मुस्लिम इतिहासकार अरबी यात्री और 12वीं शताब्दी में कुलोत्तुंग द्वितीय के समकालीन शेखर के तिरुपुरंदर का आधार माना जाता है जो और कलिंग तुष्पणी में चोल वंश की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चोल वंश की प्राचीनता इसी बात से लगाई जा सकती है कि इसमें महाभारत में भी चोल जाति का उल्लेख प्राप्त होता है और मैगस्थनी ने भी इसका उल्लेख किया है। इसके बाद में राजनीतिक इतिहास में तो विजयालय नामक सरदार जो इस वंश जो पल्लवों का सामंत था लेकिन इस वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद किस प्रकार से ये आदित्य प्रथम राजा बनता है जो 871 से 907 ईस्वी तक शासन करता है। गंग वंश के पृथ्वीराज द्वितीय ने आदित्य प्रथम की अधीनता स्वीकार कर ली। आदित्य ने वैवाहिक संबंध से भी अपनी स्थिति को मजबूत करा था। उसके बाद परांतक प्रथम जो 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन करता है और उसके परांतक जो पराजित हो जाता है तो उसके बाद अर्थव्यवस्था सारा राज्य हो जाता है। लेकिन चोल वंश की सत्ता को पुनः स्थापित करने में राजराज प्रथम का महत्वपूर्ण स्थान है। और राजेंद्र प्रथम राजराज का एक पुत्र था जो एक प्रतापी शासक रहा और उसके बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम शासक बनता है। लेकिन इस वंश की जो अंत होता है वो 13वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में पांड्यों ने चोल वंश का अंत कर दिया। अब इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम चोल प्रशासन के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।